सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लीजी नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और साथ ही स्कूल में होने वाली बॉल डांस पार्टी में भी उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन लेम का प्रॉब्लम ये था कि वो सीधा सीधा लीजी से बात नहीं कर पा रहा था और लीजी भी उसे कुछ खास भाव दे नहीं रही थी। और अब लेम अपनी प्रॉब्लम को लेकर ओटिस के पास जाता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है। लेम की बात सुनकर ओटिस लेम को समझाते हुए उसे बोलता है कि अगर लीजी ने तुम्हें ना बोल दिया है तो इसका मतलब ना ही है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। और अब ओटिस के काफी देर तक समझाने के बावजूद भी लेम ओटिस की बात को समझ नहीं पा रहा था, जिस वजह से ओटिस की ये मीटिंग कुछ खास नहीं जाती। इस बीच हम जीन को देखते हैं जो जेकब से मिलने के लिए अपने घर की टंकी तोड़ देती है और फिर जेकब को फोन करके उसके घर आकर नल ठीक करने को बोलती है। लेकिन जब जीन जेकब से बात कर रही होती है तो जेकब पहले तो जीन को पहचान ही नहीं पाता और फिर थोड़ा रूड होते हुए ये बोलकर फोन काट देता है कि अभी वो बहुत बिजी है, वो थोड़ी देर में कॉल करेगा। और अब हम देखते हैं कि जेकब प्रिंसिपल ग्रूव के कैबिन में बैठे हुए हैं ओला के साथ और यहाँ वो ओला का एडमिशन करवाने आए होते हैं। प्रिंसिपल ग्रूव ओला के ग्रेड्स को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और फिर प्रिंसिपल ग्रूव ओला और जेकब को ये बोलकर वहां से भेज देते हैं कि वो ओला के एडमिशन के बारे में सोचकर बताएंगे। अब जब प्रिंसिपल से बात करने के बाद जेकब और ओला स्कूल से जा रहे होते हैं तभी उन्हें ओटिस दिख जाता है और अब यहाँ पर ओला और ओटिस आपस में बात करने लगते हैं। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी ओटिस को पता चलता है कि ओला भी उसी के स्कूल में एडमिशन लेने वाली है। और अब यहाँ पर ओटिस ओला से उसके साथ डांस पार्टी में जाने के लिए पूछ लेता है। ओला भी ओटिस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए उसे हाँ बोल देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और अब एक तरफ तो ओटिस को अपना डांस पार्टनर मिल गया था, वहीं दूसरी तरफ मेव को भी जैक्सन मना लेता है डांस पार्टी में जाने के लिए। अब स्कूल खत्म होता है और मेव का ब्रदर शॉन मेव के लिए एक पार्टी ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं, मगर जो ड्रेस मेव को पसंद आती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, जिस वजह से शॉन ड्रेस खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए थे उनका इंतजाम करने के लिए दुनिया का सबसे बेकार आइडिया इस्तेमाल करता है। वो शॉप में लगे माइक को उठाते हुए शॉप में आए सभी कस्टमर्स को अपनी और अपने बहन के अनाथ होने की झूठी कहानी सुनाकर उन्हें इमोशनल कर देता है और फिर उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर अपनी बहन मेव की फेवरेट ड्रेस को खरीद लेता है। हालांकि मेव को शॉन का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि शॉन ने ड्रेस खरीद ली थी। अब इसके बाद एक तरफ तो मेव ड्रेस पहनकर रेडी हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जैक्सन भी रेडी होकर पार्टी में जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए ये बोलती है कि जैक्सन तुम्हें 10:30 बजे तक घर पहुंच जाना है क्योंकि कल सुबह सुबह तुम्हें स्विमिंग करने के लिए जाना है। और अब जैक्सन अपनी मॉम की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने लाइफ में आज तक उसकी मर्जी से उसका एक दिन भी नहीं जाने दिया। और अब जबकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा खास था और उसे लगा था कि आज वो खुल के एंजॉय कर पाएगा बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, लेकिन आज भी उसकी मॉम ने उसकी खुशियों के बीच टांग अड़ा दी थी और इसी वजह से जैक्सन अपनी मॉम से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन मेव के घर पहुंच जाता है और फिर वो शॉन के साथ बात करते हुए अपनी मॉम के साथ हुई बहस को बताने लगता है और साथ ही ड्रिंक करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव, जैक्सन और शॉन स्कूल पार्टी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मेव और जैक्सन तो पार्टी एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, मगर शॉन पार्टी के अंदर ड्रग्स बेचने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेव और ओटिस भी पार्टी के अंदर आ गए थे और अब वो भी पार्टी के अंदर घुलने मिलने लग जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एडम और उसके डैड पहले तो एक फोटो क्लिक करवाते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम नोटिस कर पाएंगे कि एडम के डैड एडम के साथ खड़ा तक नहीं होना चाहते थे। अब हम पार्टी में देखते हैं कि शॉन लेम को देख लेता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि लेम किसी से डांस के लिए पूछना चाहता है, मगर वो डरा हुआ है और वो उससे पूछ नहीं पा रहा। जिसके बाद शॉन लेम की इसी हेजिटेशन का फायदा उठाते हुए उसे अकेले में ले जाकर एक ड्रग की गोली बेच देता है और बोलता है कि इसे खाने के बाद तुम जिससे भी अपने दिल की जो भी बात बोलना चाहते हो वो बड़ी आसानी से बोल पाओगे। जिसके बाद लेम शॉन से वो ड्रग्स खरीद के वहां से चला जाता है। और अब जब तक शॉन लेम के अलावा किसी और को ड्रग्स बेच पाता तब तक वहां प्रिंसिपल ग्रूव आ जाते हैं जो शॉन को पकड़ लेते हैं। और क्योंकि शॉन उनका स्कूल का ही एक्स स्टूडेंट था इसलिए वो उस पर रौब जमाते हुए उसे डांटते हैं और उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। और क्योंकि शॉन भी किसी तरीके का कोई ड्रामा नहीं चाहता था तो वो भी वहां से चला जाता है। इस बीच हम जैक्सन को देखते हैं जिसने शॉन की दी हुई सारी की सारी दारू पी ली थी और अब वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। वहीं ओटिस भी ओला को ढूंढते ढूंढते स्कूल के आर्ट रूम में पहुंच जाता है, जहां ओला ओटिस को बताती है कि उसे मेव ने बताया है कि तुम अभी तक वर्जिन हो। और अब ओला ओटिस को हौसला देते हुए बोलती है कि देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम वर्जिन हो, मैं भी अभी तक वर्जिन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वर्जिन हो कि नहीं हो। अब इसके बाद जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते ये दोनों मेव पर आ जाते हैं और ओला बताती है कि उसे लग रहा था कि मेव और ओटिस के बीच कुछ चल रहा है। ओला की बात सुनने के बाद ओटिस बोलता है कि देखो मेव मेरे जैसे लड़के को पसंद नहीं करेगी, अगर मैं तुम्हें फूड चेन के साइकिल से समझाऊं तो मेव एक शेरनी है और मैं एक कंगारू, हमारा कोई मेल नहीं है। और अब जैसे कि हर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के बिना बात के किसी न किसी पॉइंट पर फंस जाता है, वैसे ही यहाँ ओटिस भी फंस जाता है।
क्योंकि ओला ओटिस के फूड चेन वाले एग्जाम्पल को पॉइंट बनाते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे इस फूड चेन वाले एग्जाम्पल में अगर मेव शेरनी है और तुम कंगारू तो फिर मैं कहाँ फिट बैठती हूँ, जरा बताओगे मुझे। और अब पहले तो ओटिस इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी जवाब दे ले वो फंस चुका है। लेकिन फिर ओला के फोर्स करने पर ओटिस उसे बोलता है कि वो उसके फूड चेन के एग्जाम्पल में बकरी या फिर एक हाउस कैट के रूप में फिट बैठती है। और अब ओला ओटिस की इस बात को सुनकर उस पर भड़कते हुए वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओटिस पार्टी में अकेला बैठा हुआ है और तभी वहां पर एरिक की एंट्री होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि आज पहली बार एरिक ने अपनी पहचान को गर्व से अपनाया था और सबके सामने शो करा था। एरिक के अंदर अपनी पहचान को लेकर कॉन्फिडेंस तब आया था जब वो दिन के अंदर अपने घर का सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक गे आदमी दिख जाता है जो उससे रास्ता पूछ रहा था। और अब जब एरिक उस आदमी को रास्ता बता रहा होता है तो वो देखता है कि वो गे आदमी अपनी आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहा है और उसे किसी भी तरीके की कोई शर्म नहीं है इस चीज को बताने में कि वो गे है। और यहीं से एरिक के अंदर अपनी पहचान को लेकर एक कॉन्फिडेंस आया था जो कॉन्फिडेंस पहली बार आज पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा था। एरिक के पार्टी में आने के बाद ओटिस एरिक से माफी मांगता है और अब वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। और इसी डांस पार्टी के अंदर हम लिली को भी देखते हैं जिसे फाइनली अपना पार्टनर मिल गया था और अब वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती है, सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी स्टेज के ऊपर लगे मून पर लेम आकर लटक जाता है और मून पर लटकने के बाद वो लिजी को प्रपोज करते हुए उसे फोर्स करता है उसके साथ डांस करने के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और साथ ही वो बोलता है कि अगर लिजी उसे ना कर देगी तो वो ऊपर से नीचे कूद जाएगा। और अब लेम की इस हरकत के साथ सब वहां पर डर जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से लेम को नीचे उतारा जाए, वो भी सही सलामत। और अब जहाँ एक तरफ सब डरे हुए थे वहीं इस बीच ओटिस सामने आकर लेम को समझाता है और काफी लंबा चौड़ा भाषण देकर उसे प्यार से नीचे उतार लेता है। और अब लेम को नशे की हालत में देख प्रिंसिपल ग्रूव उसे हॉस्पिटल भेजने लग जाते हैं और यहीं प्रिंसिपल ग्रूव को शॉन की बेची हुई ड्रग भी दिख जाती है और अब प्रिंसिपल ग्रूव उस ड्रग्स को अपने पास रख लेते हैं। और अभी तक लेम का ड्रामा शांत हुआ ही था कि तभी एडम एमी और स्टीव को डांस करते हुए देख लेता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर वो स्टीव के साथ झगड़ा करने लग जाता है। और अब इससे पहले कि झगड़ा बढ़ता वहां पर प्रिंसिपल ग्रूव आ जाते हैं जो एडम को स्टीव से दूर करते हुए उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। और अब एडम अपने ही डैड का कॉलर पकड़ते हुए उन पर गुस्सा होने लग जाता है और फिर उन्हें गुस्से में ये बोलकर वहां से चला जाता है कि आई हेट यू डैड, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। असल में एडम इस बात से गुस्सा था कि उसके डैड ने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करी और न ही कभी उसे समझने की कोशिश करी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी हॉल के बाहर ओटिस और मेव बात कर रहे होते हैं और यहाँ ओटिस मेव से बोलता है कि उन्हें ये क्लिनिक बंद करना होगा क्योंकि जैसे आज ओटिस की एडवाइस का गलत मतलब निकालते हुए लेम ने अपनी जान खतरे में डाल दी, वैसे ही शायद कल को कोई और कर सकता है क्योंकि आज तो ओटिस था और उसने संभाल लिया और लेम ने भी उसकी बात आज मान ली, लेकिन कल को क्या, कल को किसी और ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया या फिर उसकी बात नहीं समझी तो वो तो जाने अनजाने मर्डरर बन जाएंगे ना। और अब जब ओटिस और मेव अपने क्लिनिक के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नशे में धुत जैक्सन आ जाता है जो मेव को नशे में ये बता देता है कि उसने ओटिस को पैसे दिए थे ताकि ओटिस मेव को पटाने के तरीके बता सके। और अब जैसे ही मेव को ये बात पता चलती है कि ओटिस ने उसकी ही इन्फॉर्मेशन बेच के पैसे कमाए हैं, वैसे ही मेव ओटिस से सारे के सारे कनेक्शन कट कर लेती है और फिर वो नशे में धुत जैक्सन को उसके घर छोड़ती है और फिर उसके बाद खुद अपने घर चली जाती है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव के जाने के बाद जैक्सन और उसकी मॉम के बीच बहुत तगड़ी बहस हो जाती है और ये बहस फिर एक बार स्विमिंग को लेकर हुई थी। असल में जैक्सन की मॉम उसके स्विमिंग फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी, वहीं जैक्सन इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, वो थक चुका था इन सब से क्योंकि जैक्सन ये समझता था कि जो सपने उसकी मॉम अपने पास्ट में पूरे नहीं कर पाई वो सपने वो जैक्सन के जरिए पूरा करना चाहती हैं। और अब जैक्सन अपने घर को छोड़कर मेव के घर चला जाता है और फिर वो उस रात मेव के साथ ही रुक जाता है। अब जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं हम देखते हैं कि ओटिस के घर पर ओटिस की मॉम और ओला के डैड ने पूरा दिन एक साथ बिताया था। इस पूरे दिन में इन दोनों ने काफी अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करा था और साथ ही जेकब ने जीन का नल भी ठीक किया था। और यहीं पर जेकब ने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए जीन को ये बताया था कि कैसे ओला की मॉम की कैंसर से काफी टाइम पहले मौत हो गई थी और उसके बाद से अब तक जेकब ने कभी किसी औरत के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया और जीन पहली औरत थी जिसके साथ ओला की मॉम के अलावा उसने फिजिकल कांटेक्ट बनाया था। असल में जीन जेकब को ऐसा इंसान समझ रही थी जो औरतों को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ मौज मस्ती करने के बाद उन्हें छोड़ देता है, लेकिन असलियत में जेकब बिल्कुल उल्टा था। वो तो बल्कि एक बहुत अच्छा और लविंग रिलेशनशिप वाला इंसान था। वो तो इस चीज में बिलीव रखता था कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करो उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। अब पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोगों की तरह ओटिस और एरिक ओटिस के घर आ जाते हैं जहाँ ये दोनों देखते हैं कि डैन फिर से जीन के पास आया हुआ था उसके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए और एज यूजुअल जीन ने ही डैन को अपने घर बुलाया था।
था। और अब डैन ऑटिस और एरिक को हेलो बोलकर वहाँ से चला जाता है। डैन के किचन से जाने के बाद ऑटिस और एरिक कुछ खाना खाने के लिए निकालने लगते हैं। और अब यहीं पर ऑटिस जब टेबल को साफ करने लगता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम का लैपटॉप ओपन है जिसके अंदर उसे एक टेक्स्ट फाइल दिखाई देती है। और अब जब ऑटिस उस बुक को पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने तो अपने ही बेटे की सेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर अपनी नेक्स्ट बुक को लिख डाला है। और अब ऑटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि जो चीज ऑटिस के लिए एक प्रॉब्लम थी उन सभी चीजों को ऑटिस की मॉम ने कैश करने का तरीका बना लिया। और अब ऑटिस को ये बात पता चल गई थी कि ऑटिस के लाख बार मना करने के बावजूद भी ऑटिस की मॉम ने उसकी जासूसी करी, और ना सिर्फ जासूसी करी बल्कि उसकी सेक्स लाइफ में दखलंदाजी देकर उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया और उसके ऊपर एक किताब तक लिख डाली। और अब ऑटिस के इसी गुस्से के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।